हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4 इसको एक वीडियो के थ्रू यानी कि वन शॉट रिवीजन करने वाले। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक इस वीडियो को जरूर सुने। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होने वाला है। आज के क्लास के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है? वैसे देखने में आम बोलचाल में ये सेम ही यूज करते हैं लोग, ऐसा लगता है जैसे सिमिलर वर्ड है, बट इनमें काफ़ी डिफरेंस है। बेसिकली वेदर के लिए हमें याद रखना है ये शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन जो डे टू डे फिनोमिना है वो होता है, और जो क्लाइमेट होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद रखना है, और जो लार्ज एरिया है उसके टर्म्स में इसको याद रखा जाता है। सो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर over an area at any point of time and it fluctuate very often within a day। और ये एक ही दिन में बार बार चेंज हो सकता है, जैसे कभी बारिश हो रही हो, कभी बहुत तेज धूप आ रही हो, और जैसे रात का टाइम पर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सो ये वेदर कंडीशन होती है। इसको और भी हम लोग डिटेल से देख सकते हैं। वेदर बेसिकली होता है डे टू डे फिनोमिना होता है, and basically it is atmospheric condition for a short period of time। ये वेदर के बारे में दे रखा है। शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, चेंज विद इन मिनट्स और आवर्स, और ये कुछ ही समय में चेंज हो जाता है। अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट की, क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। सो वेदर कंडीशन को अगर जोड़ दिया जाए एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया, इसके लिए याद रखना लार्ज एरिया एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी लंबे समय तक अगर ये सेम वेदर कंडीशन रहती है तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। और इसके लिए टाइम पीरियड है मोर देन 30 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट पीपीटी में देख सकते हैं क्लाइमेट क्या होता है। एवरेज वेदर फॉर या फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसे क्लाइमेट कहते हैं। सो लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। सो एवरेज वेदर ओवर मैनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस। जैसे इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। अगर पर्टिकुलर डे की बात करें, जिस दिन बरसात हो रही हो या कुछ और अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होगा वेदर। इसके अलावा अगर वेदर की बात की जाए, वेदर ये हमारे मूड की तरह है। जैसे मूड चेंज होता रहता है वैसे वेदर भी दिन में कई बार चेंज होता रहता है। बेसिकली वेदर वो चीज़ है जो एनवायरनमेंट में थोड़े समय में बदलाव लेकर आता है। अगर वहीं क्लाइमेट की बात करें, इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर राजस्थान के अगर थार डेजर्ट की बात की जाए, सो यहाँ का सबको पता है गर्मियों में यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है। सो हॉट क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन में ऑब्जर्व किया गया है। तो हमने दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर कर लिया है। इसके अलावा आप देखते हैं इसके एलिमेंट्स कौन से हैं। दोनों के सिमिलर है वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स, जैसे टेम्परेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ये पांचों एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म्स जो पूछी जाती है वो आती है अबाउट मॉनसून। मॉनसून के बारे में हमने काफ़ी बार सुना है। इन जनरली मॉनसून हम लोग ये देखते हैं कि इसको रेनफॉल या बारिश बोल दिया जाता है, बट बेसिकली मॉनसून का मतलब कुछ और होता है। मॉनसून जो डिराइव किया गया है ये अरबी वर्ड यानी कि अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है? सीजन। सो ये याद रखना है, मौसम वर्ड एंड इसका मीनिंग सीजन। और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। इट रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। सो सीजनल रिवर्सल को हम लोग क्या कह सकते हैं? इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर मॉनसून। और इसको हम लोग और डिटेल से आगे जब इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। सो तब तक इसको हम लोग होल्ड ऑन करते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज मॉनसून टाइप। इंडिया के क्लाइमेट को कैसा बोला गया है? मॉनसून टाइप। और एशिया की बात की जाए, इट इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन देखा जाता है इंडिया में। इसको हम लोग टू कैटेगरीज में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर टेम्परेचर बात करें और प्रेसिपिटेशन की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो रीजनल वेरिएशन देखा गया, यानी कि अलग अलग रीजन में टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है। जैसे समर में अगर बात करते हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है राजस्थान में, और उसी समर के टाइम पर 20 डिग्री रहता है
इन पहलगाम जम्मू कश्मीर में। विंटर नाइट की अगर बात करते हैं तो द्रास जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। वहीं अगर केरल की बात करें तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कितना वेरिएशन यहाँ पर देख सकते हैं, एक जगह माइनस में है और एक जगह 22 डिग्री है। सो ये रीजनल वेरिएशन है। नेक्स्ट वेरिएशन देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन होता है कोई भी वाटर का फॉर्म जो अर्थ तक आता है, जैसे रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा स्नोफॉल भी इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और आप लोगों ने ओले देखे होंगे, सो हेल ये भी इसी में ही आते हैं। सो प्रेसिपिटेशन की अगर बात करते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय। अगर हिमालयन की रीजन में बात करें तो यहाँ पर काफी स्नोफॉल होता है और वेरीज 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। अगर बारिश के फॉर्म में बात करें तो बहुत ही ज्यादा बारिश होती है मेघालयन रीजन में, जैसे ये रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, यहाँ हाई रेनफॉल है। और अगर बात करते हैं वेस्टर्न राजस्थान और लद्दाख में, यहाँ पर लेस देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है। सो लो रेनफॉल इन वेस्टर्न राजस्थान यानी थार डेजर्ट वाला इलाका एंड लद्दाख वाला इलाका। और जो लद्दाख है यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट है और वेस्टर्न राजस्थान है यहाँ पर हॉट डेजर्ट है। नेक्स्ट डू यू नो में बता रखा है सर्टेन प्लेसेस देयर इज वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर डे एंड नाइट में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है थार डेजर्ट इन राजस्थान, जहाँ पर डे डिग्री टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और नाइट में ये 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सो अगर हम लोग दूसरे अगर स्टेट की बात करें, वहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और केरल में। यहाँ पर दिन और रात में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं पे थार डेजर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें कोस्टल जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर लेस कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए मिलता है टेम्परेचर कंडीशन में। सीजनल कॉन्ट्रास्ट मोर होता है इन इंटीरियर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो हमारे देश के अंदर है और बेसिकली जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलता है। सीजनल चेंजेस होता है, जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। बट देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। और नॉर्दर्न प्लेन में जो रेनफॉल है उसमें भी डिक्रीज देखने के लिए मिलती है अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर बात करें। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो टॉपिक है वो आता है क्लाइमेटिक कंट्रोल, यानी कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है। बेसिकली इसके हम लोग 6 मेजर फैक्टर्स पढ़ेंगे डेट कंट्रोल क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लैटिट्यूड के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली लैटिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि लेटी हुई लाइन। जैसे ये अर्थ की अगर बात करें, ये इक्वेटर है। सो इक्वेटर के जो ये पैरेलल लाइन है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड किसी क्लाइमेट को अफेक्ट्स करती है। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी या फिर सनरेज रिसीव की जाती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। अगर पोल की तरफ अगर चलते हैं हम लोग तो उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसका रीजन हम लोग इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे जो सनरेज पड़ेगी इक्वेटर के आसपास, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनरेज होगी क्योंकि ये डायरेक्ट सनरेज होती है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हॉट यहाँ पर क्लाइमेट बता सकते हैं। और अगर बात करें इस साइड नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, यहाँ पर जो सनरेज होगी वो तिरछी होगी, ये स्लैंट होगी, जिस वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर
कम देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पर कैसा कोल्ड टेम्परेचर या फिर कोल्ड क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है। सो टेम्परेचर एट इक्वेटर की बात करें, ये ट्रॉपिकल होता है, सनी और इक्वेटोरियल। यहाँ पर क्योंकि इक्वेटर है तो इक्वेटोरियल टेम्परेचर है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। और पोल की बात करें तो कोल्ड है, फ्रिजिड है यहाँ का टेम्परेचर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बेसिकली हम लोग हाइट को कहते हैं। सो एज वन गोज फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड, जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। सो इसके लिए आपको याद रखना है, ये हाइट जब भी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सो द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर, इसलिए जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल स्टेशन है, वो गर्मियों में कूलर देखने के लिए मिलती है। इसको आपको याद रखना है, जो हिली एरियाज होगा वहाँ पर अगर नीचे की तरफ बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। सो ऊपर लो टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर एंड विंड। ये क्लाइमेट के लिए बेसिकली समझना ज़रूरी हो जाता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम को। सो इसके लिए हमें याद रखना होगा, the pressure and wind system of any area depend on latitude and altitude of the place। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पे। इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, साथ के साथ रेनफॉल पैटर्न को। और इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो इसके लिए हमने क्या जाना, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर एंड विंड सिस्टम को समझने के लिए हम लोग दो कंडीशन जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं ड्यूरिंग समर सीजन, जब समर सीजन होता है उस वक्त जो लैंड है वो आपको पता है वो जल्दी हीट अप होगी। और जो अगर हम लोग बात करते हैं ओशन की, इसको टाइम लगेगा। सो लैंड जल्दी हीटअप होने की वजह से यहाँ पर जो भी एयर होगी वो गर्म होने की वजह से हल्की हो जाएगी और वो ऊपर की ओर जाएगी। सो ऊपर जाएगी तो यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर। अगर वहीं पे बात करते हैं ओशियन की, यहाँ पर लैंड के मुकाबले अगर देखा जाए तो प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो एयर है वो कोल्ड है, और कोल्ड है तो वो यहीं पे ही रुक जाएगी। सो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। सो नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, जो एयर मूव करेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, जो एयर पहले यहाँ पे थी वो आगे चली जाएगी इस साइड। सो इधर जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था सो इधर चली जाएगी। सो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वहीं पे अगर बात करें इन विंटर सीजन, उसमें ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी। विंटर सीजन में अगर बात करते हैं तो लो प्रेशर जो बनेगा वो बनेगा ओशियन की तरफ, और हाई प्रेशर बनेगा यहाँ पर लैंड की तरफ। इसका कारण ये है, विंटर में जो ओशन होता है एज कंपेयर टू लैंड थोड़ा गर्म होता है, और यहाँ पर जिस वजह से लो प्रेशर बनता है। सो इसके लिए हमें याद रखना होगा ये कॉन्सेप्ट बार बार, टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है इसमें दोनों में इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। सो इसमें जो एयर जो मूव करती है वो करेगी लैंड टू सी की तरफ, ओशियन की तरफ। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक पिक्चर और दे रखी है, इसमें भी यही समझाया गया है, यही कॉन्सेप्ट देख सकते हो आप लोग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देख सकते हैं, जो हैंडमेड जो डायग्राम बना रखा है उसमें भी यही समझाया गया है। जैसे वाटर है, यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर जो लैंड वाला इलाका है यहाँ बनेगा लो प्रेशर। ये कब की बात है, ड्यूरिंग समर सीजन की, जिस वजह से जो एयर मूव करेगी वो हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम सी।
इसके लिए याद रखना है, अगर नियर बाय सी है तो वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होगा, और अगर फार अवे सी है, अगर समुद्र से ज़्यादा दूर है तो वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी, यानी कि वहाँ पर गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी देखने के लिए मिलती है। तो इसको पढ़ लेते हैं। द सी एग्जिट ए मॉडरेटिंग विंटर ऑन क्लाइमेट एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इट्स मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंस होगा वो कम होता जाएगा, डिक्रीजेस, एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और इसी कंडीशन को बोला जाता है कॉन्टिनेंटलिटी। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉन्टिनेंटलिटी? इट मींस वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, यानी कि गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ना और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ना। इस पिक्चर में बताया गया है डिस्टेंस फ्रॉम सी वाला कॉन्सेप्ट। जो भी अगर सी के पास में होगा वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो कांस्टेंट रिमेन मॉडरेट होगा। कोस्टल एरियाज के पास वाला, जैसे इंडिया में साउथ इंडिया की अगर बात की जाए, यहाँ पर ये कोस्टल एरियाज है तो यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा? मॉडरेट। और अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें ऊपर वाले इलाके की, क्योंकि यहाँ पर कोई ओशन नहीं है, सो यहाँ पर वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। सो इसको कॉन्टिनेंटलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट ओशियन करंट। सो ओशियन करंट भी इम्पैक्ट करती है, इसके लिए हमें जानना होगा सबसे पहले ओशियन करंट बेसिकली किसको कहते हैं। सो ओशियन करंट्स बोल सकते हैं आर मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, बेसिकली मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर एंड विच फ्लो कॉन्स्टेंटली, जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है, सॉरी विच फ्लो कॉन्स्टेंटली, और वो भी इन ए डेफिनेट पैटर्न, जो एक ही फिक्स डेफिनेट पैटर्न में फ्लो करती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स along with onshore winds also affects the climate of the coastal area। ये बेसिकली कोस्टल एरियाज के आसपास के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, एनी कोस्टल एरिया with warm or cold current flowing past it will be warm or cold if the winds are onshore। इसके लिए हमें याद रखना होगा बेसिकली ये टू टाइप्स की करंट होती है, वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो जो वार्म करंट के आसपास का इलाका होगा वहां पर टेम्परेचर हॉट होगा, और कोल्ड करंट के आसपास कोल्ड टेम्परेचर होगा। ये ग्लोब की पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो करंट्स है, एक कलर से बताई गई है वार्म करंट और दूसरे कलर से बताया गया है कोल्ड करंट के बारे में। नाउ लास्ट जो इसमें कंट्रोल या फिर लास्ट फैक्टर्स आता है वो आता है रिलीफ फीचर्स के बारे में। सो रिलीफ फीचर ऑल्सो प्ले मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हाई माउंटेन एक्ट एज ए बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। हमेशा जो माउंटेन होता है वो, जैसे माउंटेन दे रखा है, ये एक्ट एज ए बैरियर, जो भी विंड होगी उसको एज ए बैरियर ये काम करेगा, उसके बीच में रुकावट आएगा। सो दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन, और इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश भी हो सकती है इफ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। जैसे ये रेन बियरिंग विंड्स है, इसके बीच में अगर ये आता है तो ये अपना जो मॉइस्चर है वो आगे नहीं ले जा पाती। सो यहीं पे ही वो क्लाउड फॉर्मेशन से बारिश करवा देती है। सो इस वाले इलाके को कहा जाता है विंडवर्ड साइड, जहाँ पर बारिश होती है, और जो लेफ्ट वाला इलाका है जो बच गया इसका, उसको बोला जाएगा लीवर्ड साइड, यानी कि रेन शेडो एरिया, जहां पर बारिश नहीं हो पाई, इसे क्या बोला गया? रेन शेडो एरिया या फिर लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, ये क्या होंगे? ड्राई होंगे या बारिश कम देखने के लिए मिलती है। एक और पिक्चर है, जैसे ये विंडवर्ड वाली साइड, यहाँ पर जो सी से मॉइस्चर कैरी करके लाते हैं विंड, उसके बाद में ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती और यहीं पे ही क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू बारिश हो जाती है। और दूसरी साइड ये रेन शेडो एरिया या फिर लीवर्ड साइड है, जहाँ पर ड्राई रीजन देखने के लिए मिलता है, बारिश कम होती है यहाँ पर।
सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आज का जो पार्ट 1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। नाउ आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, यानी कि इंडियाज के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो पहला जो फैक्टर्स है वो आता है लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड के बारे में हम लोग जान चुके हैं। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन को कहते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडल फ्रॉम रन ऑफ कच्छ, यानी कि गुजरात से इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के कितने स्टेट से पास करता है? बेसिकली 8 स्टेट से पास करता है और ये इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। So next, India's climate has characteristic of both tropical and subtropical, जिस वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है यहाँ पर दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलती है, ट्रॉपिकल की भी और सब ट्रॉपिकल की भी। नाउ इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि इंडिया में दोनों तरह के क्लाइमेट कैसे हैं। जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाले को 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, यानी कि ये रीजन, इसको क्या बोला जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। नाउ इस पिक्चर में आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इंडिया की अगर बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से लाई करती है, सो इससे नीचे वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? ये वाला रीजन बेसिकली ये कहलाएगा ट्रॉपिकल रीजन, और जो ऊपर वाला रीजन है वो क्या कहलाएगा? सब ट्रॉपिकल। इसका मतलब जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है वो सब ट्रॉपिकल है, साउथ इंडिया वाला ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। नाउ नेक्स्ट जो फैक्टर्स है वो आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट भी इम्पैक्ट करती है। इंडिया हैज माउंटेन इन द नॉर्थ, इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन है, जैसे हिमालयन माउंटेन्स होता है। हिमालयास प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सो हिमालयास की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये हिमालयन रीजन है, ये हमें जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड आती है यहाँ से, उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती थी। ड्यू टू दिस रीजन देयर इज माइल्डर विंटर, यानी कि यहाँ पर कम विंटर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि जो एवरेज हाइट है माउंटेन की इंडिया में कितनी है? 6000 मीटर। इंडिया ऑल्सो हैज वास्ट कोस्टल एरियाज है वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन देखने के लिए मिलता है वो है 30 मीटर्स का। लास्ट पॉइंट आता है वो आता है प्रेशर एंड सरफेस विंड। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। इंडिया लाई करता है इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, ये आपको याद रखना है। दिस विंड ओरिजिनेट, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर, ये नदर्न हेमिस्फेयर में ओरिजिन होती है। इस पिक्चर के थ्रू यहाँ पे बताया गया है, जैसे ये नदर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है। ये नाम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन दिया जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, जिस वजह से इसको बोला गया नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ये इंडिया में, ये नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पर ट्रेवल करती है। सो दे ब्लो साउथ, ये साउथ की तरफ ब्लो करती है और उसके बाद दे डिफ्लेक्टेड टू द राइट साइड। लेकिन इनको स्ट्रेट जाना चाहिए था, स्ट्रेट ना जाके ये राइट घूम जाती है ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। जैसे यहाँ से अगर ये आती है तो इनको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना आकर ये इस तरीके से मुड़ जाती है। नदर्न हेमिस्फेयर में ये राइट की तरफ मुड़ जाती है और इसका रीजन बताया गया है कोरियोलिस फोर्स। ये क्या होता है ये हम लोग आखिर में पढ़ेंगे। सो दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है और ये जो विंड होती है बहुत ही कम मॉइस्चर कैरी कर पाती है। इसका कारण ये है दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, ये लैंड से होते हुए आती है जिस वजह से इनके पास मॉइस्चर नहीं होता। सो दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, जिस वजह से इसमें बहुत ही कम बरसात होती है। सो इस वजह से आप लोग क्या बता सकते हैं कि फिर इंडिया में तो ड्राई रीजन होना चाहिए था, लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ तो खूब बरसात होती है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन आता है जो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, ये रीजन है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है ये इंडिया में बारिश नहीं करवाती।
नाउ ड्यूरिंग विंटर कंडीशन समझते हैं। विंटर में जो लैंड होगी वो आपको पता है जल्दी क्या होगी, कूलर होगी, और जो ओशन है वो टाइम लगाएगा। सो लैंड कूल होने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, और ओशियन की तरफ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। इसलिए जो विंड ब्लो करेगी वो हाई से लो करते ही आपको पता है। सो लैंड से ओशियन की तरफ ये विंड फ्लो करेगी। सो यहाँ से लैंड से आने की वजह से इनके पास में इतना मॉइस्चर नहीं होता और ये इतनी रेनफॉल नहीं करवा पाते। सो देयर इज हाई प्रेशर एरिया और नॉर्थ ऑफ हिमालयास। हिमालयास से ऊपर यहाँ पर क्या डेवलप होता है, हाई प्रेशर एरियाज। और जो ओशन है यहाँ पर क्या डेवलप होता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरियाज। तो ये जो विंड, कोल्ड ड्राई विंड ब्लो करती है लो प्रेशर एरिया की तरफ ओवर द ओशियन टू द साउथ। सो जिस वजह से ये इतना मॉइस्चर नहीं कैरी कर पाती और बारिश भी नहीं हो पाती। बात करते हैं अगर समर की। समर में जो लैंड है वो आपको पता है जल्दी हीटअप होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, और जो ओशन है ये यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। सो जो विंड जो फ्लो करेगी ये अब करेगी ओशियन से लैंड की तरफ, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्योंकि ये ओशियन से आ रही है तो ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लाएगी, जिस वजह से इंडिया में समर में बारिश होती है। सो ए लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है ओवर इंटीरियर एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नाउ दिस कॉजेज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड। जिस वजह से जो विंड है उसके डायरेक्शन में कंप्लीट रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, और यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी मॉनसून की। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड को क्या कहते हैं, मॉनसून। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर सदर्न इंडियन ओशियन इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। और एयर कैसे मूव करती है, ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ। नाउ नेक्स्ट इट क्रॉसेस द इक्वेटर। ये जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है इट टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर। जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेगी इसकी डायरेक्शन मूव कर जाएगी। सो ये कौन से डायरेक्शन में टर्न करेगी, राइट टुवर्ड्स। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। जिस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। कारण ये है क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है पहले साउथ ईस्टर्ली होती है, बट इंडिया में आने के बाद में ये डायरेक्शन बन जाती है साउथ वेस्ट। नाउ नेक्स्ट दिस विंड ब्लो ओवर वार्म ओशन। क्योंकि ओशन से ब्लो करती है सो यहाँ से इनको मॉइस्चर मिल जाता है, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, जिस वजह से इंडिया में बारिश हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इसमें पिक्चर में बताया गया ये इक्वेटर है, और ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करती है, और साउथ ईस्टर्ली ये सदर्न हेमिस्फीयर में। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। बेसिकली एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। आपको ये याद रखना है, ये ड्यू टू अर्थ रोटेशन की वजह से होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये याद रखना है, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है, जैसे ये विंड ऐसे ब्लो करनी चाहिए थी, बट इसको ये राइट वर्ड शिफ्ट कर देगा, ऐसे राइट वर्ड। सो ये इक्वेटर से ऊपर वाली है नदर्न हेमिस्फीयर। अगर बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, सो टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो ये इसको कौन से साइड मूव कर देगी, ये कर देगी लेफ्ट साइड। इस तरीके से बता सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। एक और पिक्चर है जिसमें बताया गया है, जैसे ये इक्वेटर है और इससे ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर से जो ये विंड आएगी ये डायरेक्ट आनी चाहिए, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स यानी कि जो अर्थ रोटेशन से होता है ये मूव कर जाएगी राइटवर्ड। और वैसे ही अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट जानी चाहिए थी, लेकिन ये कोरियोलिस फोर्सेस की वजह से ये मूव कर जाएगी लेफ्टवर्ड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजन के बारे में। इस चैप्टर में सीजन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। फर्स्ट इज कोल्ड वेदर सीजन, जिसे विंटर सीजन भी कहते हैं।
सेकेंड हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन। थर्ड एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी सीजन। एंड लास्ट रिट्रेटिंग मानसून या फिर पोस्ट मानसून, जिसे ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन पीरियड होता है। उस समय जो बारिश का मौसम जाने के बाद में सर्दियाँ आने स्टार्ट हो जाती है। नाउ फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर सीजन के बारे में। इट बिगिंस, ये शुरुआत कब होती है इसकी? फ्रॉम मिड नवंबर से इसकी स्टार्ट हो जाती है इन नॉर्थ इंडिया एंड स्टिल टिल फरवरी, यानी कि फरवरी तक ये सर्दी रहती है। और आपको याद रखना है साउथ इंडिया क्योंकि कोस्टल साइड है तो वहाँ पर इतनी सर्दी देखने के लिए नहीं मिलती। इसका मेन इन्फ्लुएंस चाहे सर्दी हो या गर्मी सभी का नॉर्थ इंडिया में देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट दिसंबर एंड जनवरी, ये सबसे कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और उस समय डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं एंड नाइट आर कोल्ड। नेक्स्ट फ्रॉस्ट इन नॉर्थ एंड स्नोफॉल इन हायर स्लोप ऑफ हिमालयास। हिमालयास में अगर हम लोग हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर बर्फबारी होती है और कई जगह पे नॉर्थर्न इंडिया में फ्रॉस्ट भी देखने के लिए मिलता है। नाउ नॉर्थ ईस्ट विंड फ्लो करती है इस समय, सो इट प्रिवेल ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में आती है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, क्योंकि ये लैंड टू सी ब्लो करती है तो ये अपने साथ इतना मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाती। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो जाती है कर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट, क्योंकि ये तमिलनाडु कोस्ट से जब जाती है तो उस समय वहाँ पर उसे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करने का मौका मिल जाता है। सो दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जिस वजह से तमिलनाडु कोस्ट पे बरसात हो जाती है। इसके लिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक फिनोमेना है, ये याद रखना होगा, जिसकी वजह से विंटर में भी इंडिया में रेनफॉल होती है। सो इट इज़ ए वेदर फिनोमेना ऑफ विंटर मंथ, ये विंटर मंथ का वेदर फिनोमेना है और ये ब्रॉड बाय किया जाता है वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्ली विंड है वो फ्लो करते हुए आती है इंडिया की तरफ, तो जिस वजह से सर्दियों में इंडिया में बरसात होती है। दे कॉज विंटर रेन, इससे विंटर रेन होती है ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल होती है इन द माउंटेन, और माउंटेन में बर्फबारी देखने के लिए मिलती है। इट इज़ लोकली नोन एज महावत, और इसको लोकल भाषा में महावत कहा जाता है। और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं यहाँ पर, जैसे ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इंडिया में जब आता है सर्दियों में तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ये विंटर रेनफॉल होती है, साथ के साथ में स्नोफॉल भी होती है। नाउ नेक्स्ट सीजन बात करते हैं सेकंड हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन की बात करते हैं। ड्यू टू अपेरेंट यानी कि स्ट्रेट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन द ग्लोबल बेल्ट शिफ्ट, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सो मार्च टू मई जो मंथ होता है ये हॉट वेदर सीजन माना गया है, क्योंकि उसके बाद में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, यानी कि हम लोग जब साउथ इंडिया की बात करते हैं, टेम्परेचर रिमेन्स लोअर, वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया के मुकाबले कम देखा जाता है। इसका रीज़न है ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ओशन है जिस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी देखने के लिए नहीं मिलती। सो द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, गर्मियों में हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट में एयर प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट टुवर्ड द एंड ऑफ मई के एंड में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, एरिया डेवलप होता है फ्रॉम थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट टू पटना। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इस एरिया में लो प्रेशर डेवलप होता है तो इस तरफ जो विंड होती है वो ब्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम गर्मियों में अब अलग अलग हम लोग फीचर्स देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे लू, इट इज फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन, दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती है ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, जो दिन में हम लोग देखते हैं ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में।
ये यहाँ पर बताया गया है। ये पूरा एरिया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू देख सकते हैं गर्मियों में। दिस इज ए वार्म एंड मॉइस्ट विंड। नेक्स्ट फिनोमिना जो देखने के लिए मिलता है गर्मियों में वो आता है डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधियां। दिस आर कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। मंथ में इसमें देखा जाता है इन नॉर्दर्न इंडिया। दिस स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ, और इससे कुछ देर के लिए राहत मिलती है क्योंकि इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। सो एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, और कभी कभी इसकी वजह से हल्की फुल्की बरसात भी हो जाती है। नेक्स्ट फीचर देखने के लिए मिलता है थंडर स्टॉर्म। समर इज द सीजन फॉर द थंडर स्टॉर्म विद वायलेंट विंड्स। इसके अलावा काल बैसाखी भी देखी जाती है, और इसके लिए स्टेट याद रखना है इन वेस्ट बंगाल दिस थंडर स्टॉर्म आर नोन एज काल बैसाखी। सो वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी। इसके अलावा आपको याद रखना है मैंगो शावर। मैंगो शावर बेसिकली होते हैं प्री शावर इन केरल एंड कर्नाटका। सो ये हेल्प करते हैं इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस, यानी कि मैंगो को जल्दी पकने में ये मदद करते हैं, जिस वजह से मैंगो शावर नाम रखा गया। सो प्री मॉनसून शावर ऑल्सो नोन एज मैंगो शावर। इस पिक्चर के थ्रू सारे फिनोमिना बता रखे हैं। ये लू नॉर्थ इंडिया में, काल बैसाखी इधर वेस्ट बंगाल में, मैंगो शावर इधर बता रखा है केरल और कर्नाटक वाले रीजन में। नाउ थर्ड जो देखा जाता है वो आता है एडवांसिंग मॉनसून सीजन, यानी कि रेनी सीजन। बाय अर्ली जून, जून के स्टार्टिंग में लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाती है ओवर नॉर्दर्न प्लेन। सो इट इंटेंसिफाई हो जाती है, काफ़ी फास्ट हो जाती है, जिस वजह से ये अट्रैक्ट करती है ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर द सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ सदर्न ओशियन। और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो सदर्न ओशियन में ओरिजिनेट होती है। दे यानी कि साउथ ईस्ट विंड की बात बताई जा रही है क्रॉस द इक्वेटर। ये इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, यानी कि यहाँ पर जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसको क्रॉस करने के बाद में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हो जाती है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। सो आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर दे ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज साउथ वेस्ट मानसून। और इंडिया में ये साउथ वेस्ट मानसून की तरह ये आती है। सो आपको याद रखनी है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब सदर्न हेमिस्फेयर में इसका नाम होता है तो उसके बाद इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में ये बन जाती है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। ये बन जाती है नदर्न हेमिस्फेयर में, और पहले साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी ये सदर्न हेमिस्फेयर में। नाउ नेक्स्ट इसमें बता रखा है कब कब इंडिया में ये मॉनसून आता है। सबसे पहले आपको याद रखनी है दो ब्रांच, एक होती है अरेबियन सी वाली ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। ये इंडिया में आती है और इस साइड 1 जून से यहाँ पे केरल पे स्ट्राइक करती है, उसके बाद आगे बढ़ती रहती है 5 जून को, उससे आगे फिर 10 जून को, फिर 15 जून, 1 जुलाई, और लास्ट में 15 जुलाई तक राजस्थान के लास्ट पार्ट जैसलमेर को भी कवर कर लेती है। सो ये एडवांसिंग मॉनसून का एग्जाम्पल बता रखा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एज दिस विंड ब्लो ओवर वार्म ओशियन, क्योंकि ये विंड वार्म ओशियन से ब्लो करती है सो दे ब्रिंग अबेंडेंट मॉइस्चर। इस वजह से अपने साथ काफी मॉइस्चर लेकर आती है। सो इट ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर, और इस वजह से इंडिया में वेदर कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है, जिस वजह से इसको मॉनसून बोला गया था। द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। वेस्टर्न घाट की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ये याद रखना है विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड हमने पढ़ी थी, ये जो माउंटेन है जब विंड अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है तो जो लीवर्ड साइड होती है ये होती है लीवर्ड साइड। यहाँ पर ये ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती, सो इससे यहाँ पर ये बारिश हो जाती है। सो इसको हमने देखा था, ये विंडवर्ड साइड है, और जो दूसरी साइड जहाँ बारिश नहीं हुई वो लीवर्ड साइड।
द मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा बरसात देखने के लिए मिलती है। इसके लिए आपको याद रखना है मासिनराम कहाँ पर है, मेघालय में। रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स, ये भी याद रखना है। सो मासिनराम के लिए आपको पहले स्टेट याद रखना होगा मेघालय, और इसके अलावा खासी हिल्स को भी। एक और जगह है यहाँ पर चेरापूंजी, ये सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। सो ये जो रेनफॉल है इन द गंगा वैली डिक्रीज होता रहता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब ईस्ट टू वेस्ट ये ब्लो करती है तब इसमें हम देख सकते हैं कम होता है। जैसे इस साइड ये जब जाएगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तब इसमें रेनफॉल कम होता जाएगा क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर कम बरसात देखने के लिए मिलती है। एक और फिनोमेना है ब्रेक इन रेनफॉल। ब्रेक इन रेनफॉल का मतलब जब बारिश कुछ दिनों के लिए नहीं होती या कुछ हफ्तों के लिए नहीं होती, उसे बोला जाता है ब्रेक इन रेनफॉल। इट इज वेट एंड ड्राई स्पेल, द मानसून रेन्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम, दे आर इंटरस्पेर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। इसका मतलब कुछ दिनों तक बरसात होकर जब रुक जाती है उसे बोला जाता है ब्रेक इन रेनफॉल। लास्ट पढ़ेंगे वो आएगा रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉनसून क्या होता है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर जब आता है उसके बाद में अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ जाने की वजह से जो लो प्रेशर ट्रफ होता है ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम वीकर, वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है और वो शिफ्ट हो जाता है। सो लो प्रेशर इज रिप्लेस बाय हाई प्रेशर सिस्टम, जिस वजह से नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पर पहले लो प्रेशर था वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट, द साउथ वेस्ट विंड वीकर एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, और ये विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती है बाय बिगनिंग ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के स्टार्टिंग में मॉनसून विड्रॉ हो जाएगा फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन, यानी नॉर्थ प्लेन में ये मॉनसून इंडिया से चले जाएगा। द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में ट्रांजिशन पीरियड देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर पहले हॉट रेनी सीजन देखने के लिए मिलता था वो अब ड्राई विंटर सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ये जैसे हमने पढ़ा था एडवांसिंग मॉनसून, वैसे ही रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में बता रखा है। सबसे पहले जो मॉनसून आता था वो हमने देखा था केरल में आया था, लेकिन सबसे लास्ट में जाएगा केरल से। हमने देखा था राजस्थान में सबसे लास्ट में मॉनसून पहुंचा था, लेकिन जब ये रिट्रीट करेगा तो सबसे पहले राजस्थान से करेगा, उसके बाद बाकी नॉर्थ इंडिया से, फिर लास्ट में साउथ इंडिया से ये रिट्रीट करेगा। सो इसमें जो डेट दे रखी है उससे आप समझ सकते हो कब कब ये विड्रॉ करेगा। नाउ अब इसके फीचर्स देख लेते हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून के। उस दौरान क्लियर स्काई देखने के लिए मिलता है एंड राइज इन टेम्परेचर, जब विड्रॉ करता है उस समय यानी कि अक्टूबर के आसपास टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। डे टेम्परेचर आर हाई एंड नाइट आर कोल्ड। सो यहाँ पर अक्टूबर हीट फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में याद रखना, द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इस समय ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलती है। द वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, दिन में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। सो इन सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, उसके बाद जब अक्टूबर मिड आता है, द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। लो प्रेशर जो कंडीशन होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफर हो जाती है बाय अर्ली नवंबर, यानी कि नवंबर आते आते। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन, जिस वजह से जो वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है उसके आसपास उड़ीसा और जो भी कोस्टल एरियाज है इंडिया के उस साइड, यानी कि बेसिकली ईस्ट कोस्ट वाले इलाके में काफ़ी साइक्लोन आते हैं विच ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी की तरफ ये ओरिजिनेट होते हैं।
दिस साइक्लोन अराइव एट कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और इसके अलावा बांग्लादेश में ये साइक्लोन आते हैं। द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट हमने देखी थी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में, इज डिराइव फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन। नाउ लास्ट टॉपिक बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बेसिकली बात करें तो ओवर 400 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने के लिए मिलती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पर, और इसमें भी हमने देखा था बेसिकली मेघालय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। नाउ बात करते हैं अगर सबसे कम बरसात की लेस देन 60 सेंटीमीटर की, उसके लिए याद रखना है वेस्टर्न राजस्थान, थार डेजर्ट वाला रीजन, कुछ हिस्सा गुजरात का, हरियाणा और इसके पास में पंजाब वाला, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने के लिए मिलती है। और बात करते हैं अगर जहाँ पे सबसे कम बरसात होती है लो रेनफॉल वाला रीजन, सो इसमें आता है इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू, ईस्ट ऑफ सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट और इसके अलावा ले लद्दाख, यहाँ पर भी लो रेनफॉल होता है। इसमें बता रखा है रेनफॉल के बारे में, ये जो वेस्टर्न घाट वाला ये हिस्सा है यहाँ पर काफ़ी बरसात होती है, ये अबव 400 सेंटीमीटर देखा जाता है। इसके अलावा इधर मेघालय में भी है और ये इधर नॉर्थ ईस्ट वाले जो इंडिया का हिस्सा है यहाँ पर भी काफ़ी बरसात है। और जो काफ़ी कम बरसात वाले रीजन है वो इधर बता रखा है लद्दाख वाला, इधर थार डेजर्ट वाला रीजन। इसके अलावा इधर जो प्लेटू वाला डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है यहाँ पर भी कम बरसात होती है। सो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद का चैप्टर 5 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।